हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आप देख रहे हैं माय पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को पोलैंड के वीज़ा के अकॉर्डिंग कुछ अपडेट देना थी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिजेक्शन आ रहे हैं। अभी कुछ नया है जो कि रिजेक्शन में इन ऐड हो गया। वो चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा। जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि जो फ्रेंड्स, जो उनके दोस्त हैं आपके सर्कल में, नेटवर्क में, जिनका प्रोसेस चल रहा है या जिन्होंने पोलैंड के लिए अप्लाई किया हुआ है, उनको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको बताता हूँ पोलैंड का स्टार्टिंग से लेके लास्ट रिजेक्शन तक का पूरा प्रोसेस। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी क्या है कि पहले तो अपॉइंटमेंट नहीं आती थी ये एम्बेसी के थ्रू। अभी अपॉइंटमेंट एम्बेसी के थ्रू आती है। पहले वीएफएस से आती थी, अभी एम्बेसी से आती है। सबको पता है अभी इस टाइम पे। जो नए लोग हैं, शायद वो जो अभी परमिट अप्लाई कर रहे हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज अभी नहीं है कि अपॉइंटमेंट एम्बेसी से आ रही है और उसमें कितना टाइम लग रहा है। टाइम ज़्यादा लग रहा है और लोग अप्लाई कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता कि भाई टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। वो बताता नहीं है कोई कि भाई अपॉइंटमेंट में इतना टाइम लगेगा या क्या होगा, क्या होने वाला है, वो कोई नहीं बताता अप्लाई करने के टाइम। तो सबसे बड़ी चीज़ भाई, अपॉइंटमेंट में 6-7 महीने, साल भर तक के लोगों को मेरे पास कॉल आई है, जिन लोगों को अपॉइंटमेंट आने में 7-8 महीने लग रहे हैं। कुछ लोगों को 4-5 महीने में भी आई है। कुछ का मैंने काम किया, उनको 1-1 महीने में भी आई है, 2-2 महीने में भी आ गई है। चलिए, वो किस्मत की बात है, अलग बात है ना। जिसको नहीं आई, लेट आई है, वो वेट कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि बंदा कहीं और अप्लाई नहीं कर पाता। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी हुआ कि उन्होंने परमिट है, अपॉइंटमेंट भी आ रही है, हर वीक उनको डेट आ रही है, उन्होंने दूसरी कंट्री में अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के जस्ट बाद उनको अपॉइंटमेंट आ गई। तो भाई ये वही वाली बात हो गई ना, ना उधर करा बंदा, ना इधर करा। अब अपॉइंटमेंट भी आ गई, अपॉइंटमेंट छोड़ दिया बंदे ने कि चलो ये तो छोड़ो, पोलैंड का काम तो बहुत टेंशन वाला है, जहाँ लगाया वहाँ चला जाऊँगा। वहाँ रिजेक्शन हो गया। अब जहाँ लगाया वहाँ रिजेक्शन हो गया, पोलैंड की अपॉइंटमेंट छोड़ दी, अब बंदा बिल्कुल ही परेशान। तो भाई ये चीज़ें अप्लाई करने से पहले ही सब चीज़ों का सिस्टम बना के रखना होता है कि क्या करना है। अगर आपने पोलैंड के लिए अप्लाई किया तो फिर सब्र करना पड़ेगा। सब्र करिए सबसे ज़्यादा अपॉइंटमेंट के लिए, और अपॉइंटमेंट जब आएगी तभी आप लोग फ़ाइल लगाइए। और इसमें एक बात और बताता हूँ, अभी मेरे पास 2-3 लोगों की कॉल आई कि भाई अपॉइंटमेंट मिल रही है, कुछ लोग अपॉइंटमेंट दिला रहे हैं और उसमें अप्लाई कर दूँ क्या, जल्दी अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे, मतलब पैसे लगा के। तो भाई ये सब चीज़ें मत करिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अभी सब बंद है। जब से अपॉइंटमेंट चालू हुई है एम्बेसी की, वो सब सिस्टम बंद हो चुका है। अभी अगर आपसे कोई बोल रहा है कि पैसे दे दो, हम आपको फ़ाइल सबमिट करा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। ऐसा सब बंद हो चुका है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इन सब चीज़ों में आप लोग ना पड़ें। सीधी सी बात है कि आपने अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन डाला हुआ है, तो आपको अपॉइंटमेंट एम्बेसी के ही साइड से मिलेगी और आप उसी का वेट करिए, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि भाई जब आपको एम्बेसी से अपॉइंटमेंट आएगी तो आप अपना अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए अच्छे से, और आपको उसी पे वीज़ा आएगा इंशाल्लाह। अभी इसमें आज का अपडेट है, आज का, जिसे आज वीडियो बना रहा हूँ, आज 2 तारीख है। तो 2 तारीख में अभी क्या हुआ, मंडे को यानी कि कल लोगों को ईमेल आनी थी, बट वो ईमेल नहीं आई। बहुत से लोगों को ऐसा हुआ कि उनको ईमेल नहीं आई, कल ईमेल नहीं आई। सब ने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई ईमेल नहीं आई, आज मंडे को ईमेल नहीं आई, क्यों नहीं आई। अब उनको बहुत लोगों को ईमेल आई है ट्यूसडे को, आज आई है। और आज जो आई है उनको सीधा 1 महीने बाद का वेट करने का बोल दिया उन्होंने, 30 तारीख का, कि आप 30/9 तक के आपको उसके बाद अपॉइंटमेंट का चांस है। तो उसमें भी बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या चीज़ है, डेट दे दी। भाई वो ये चीज़ है कि आपको 30 तारीख तक का वेट करने के लिए मेल आ गया। जिनको भी मेल आया है, मैं अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि जिनको 30 तारीख का लिखा हुआ है ना, यानी कि 30/9, तो अब आपको 30/9 तक का वेट करना है। 30 तारीख, 9 तारीख तक के आपको वेट करना है। अब हो सकता है इसमें ये भी है कि मंडे को आपका मेल आए, हो सकता है आपको मंडे को मेल ना भी आए, या हो सकता है हर मंडे मेल आएगा। लेकिन जब डेट दे दी गई है आपको कि 30 तारीख तक के आपको वेट करना है, तो आई थिंक आप लोगों को 30 के बाद ही डेट आएगी। 30 के बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस है। अब जिनको 30 तारीख, 30/9/2025 की मेल आ चुकी है आज ट्यूसडे वाले दिन,
तो उनको 30 तक का वेट करना है। आज बहुत से मैसेजेस आए मेरे पास, कॉल आए, मैं दिन भर इसी में बिजी था क्योंकि मंडे को तो मेल नहीं आई, तो जल्दी से सब लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई आज मेल आना था, आई नहीं, अपॉइंटमेंट आनी थी, आई नहीं, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो ये चीज़ मुझे पहले ही से पता था कि ये कभी कभी ऐसा करती है एम्बेसी कि वो मंडे को मेल नहीं डालती तो ट्यूसडे को देती है। अब अगर ऐसा किसी के साथ होता है ना, तो उसमें एक पॉइंट वो भी होता है कि उनके चांसेस भी होते हैं अपॉइंटमेंट आने की। तो आज अपॉइंटमेंट भी आई है, आज लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया, भाई लोगों ने जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, जिनको मेरे पास व्हाट्सएप पे ऐड है, उनका सबका मैसेजेस भी आया और कॉल भी आई कि भाई मेरी अपॉइंटमेंट आ गई, लेकिन उनको 9वें महीने की अपॉइंटमेंट आई है, यानी कि सितंबर के भी जो चल रहा है ना, किसी को 15 की आई है, किसी को 20 के बाद की आई है, किसी को मंथ लास्ट में आई है, ऐसी आई है अपॉइंटमेंट। तो इसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भाई जिसको अगर मंडे को मेल नहीं आया ना, तो परेशान मत होइए, क्योंकि मंडे को मेल नहीं आता है तो ट्यूसडे को मेल ज़रूर आता है, और ट्यूसडे को जब मेल आता है तो उसके अपॉइंटमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अपॉइंटमेंट मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 100% उनको अपॉइंटमेंट मिल ही जाएगी, लेकिन चांस होते हैं। अब जिनको नहीं आई उनको नेक्स्ट का आएगा मेल कि भाई इस डेट में आप वेट करो, इस डेट में आपको अपॉइंटमेंट आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गई बात अपॉइंटमेंट की। अब बात करते हैं जब आपको अपॉइंटमेंट आ जाती है आपको करना क्या है। भाई सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जो हो रहा है ना, वो रिजेक्शन हो रहा है 8 नंबर का। अभी इस टाइम पे 8, 10, 8 और 10 ये दो चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ 8 नंबर रिजेक्शन की प्रॉब्लम क्या है, 10 नंबर रिजेक्शन की प्रॉब्लम क्या है, और किसी किसी को 8 और 10 दोनों दे रहे हैं। तो ये चीज़ मैं इसमें आप लोग को जस्टिफाई करता हूँ वीडियो में कि जिनको 8 नंबर आया है उनको क्यों आ रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो भाई देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। जब आप लोगों की अपॉइंटमेंट आती है ना, तो सपोज़ करिए कि आपने वर्क परमिट अप्लाई किया, 4 महीने लगे, 4 महीने लगने के बाद आपको परमिट आया, 1 से 1.5 महीना उसमें भी बंदा सोचने में लग जाता है अभी क्या करना है आगे, या कोई एजेंट नहीं है साथ में, या डायरेक्ट वहाँ से किया है, पता नहीं क्या करना है, 1 आध महीना उसमें लग जाता है, मतलब 5 से 6 महीने तो आपको इसी में चला जाता है। फिर आपको पता चलता है कि अभी मैं अपॉइंटमेंट एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेना है। 6 मंथ वो हो गए। अब नॉर्मल सी बात है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया 6 मंथ के बाद उनको डेट आई, तो यानी कि आपको 1 साल का टाइम इसी में वेस्ट हो गया। आपको किसी को परमिट 2 साल का है, किसी का 1 साल का है। जिनका 1 साल का है उनका तो परमिट ही ख़त्म हो जाएगा, उनका परमिट ख़त्म हो जाएगा। परमिट जब ख़त्म होता है तो एम्बेसी 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती है ऑटोमेटिक, ठीक है। अब जिनका परमिट 2 साल का है, या 2 साल का तो बहुत कम होता है लेकिन होता है किसी किसी का, और बहुत से लोगों का 3 साल का परमिट है। अब जिनका 3 साल का परमिट है उनका क्या है कि 1 साल निकल गया, अपॉइंटमेंट आ गई। अब जब अपॉइंटमेंट आई है तो वो क्या करते हैं कि अपॉइंटमेंट आ गई, खुश हो गए, फाइल रेडी करी, जाके सबमिट कर दिया, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। किसी को 8 नंबर, किसी को 10 नंबर। 8 नंबर रिजेक्शन क्यों आता है, आप करना क्या है वो इसमें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनिए, ताकि आप लोग को जब भी अपॉइंटमेंट आए तो आप इसी को जो मैं बता रहा हूँ इसके थ्रू आप लोग वही काम करें और वहाँ तक अपना काम को सक्सेस करें। जब आपको डेट आ जाए, आपको डेट आने के बाद फ़ौरन अपनी कंपनी से कांटेक्ट करना है। अपनी कंपनी से कांटेक्ट करिए कि हमें डेट आ गई है। अब अगर कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज हुआ है, सपोज़ करिए आपका एकोमोडेशन, सबसे बड़ी चीज़ देखिए, एकोमोडेशन क्यों चेंज हो सकता है। 1 साल में कंपनी ने सिर्फ एक परमिट आपका नहीं निकाला है। कोई भी पोलैंड की कंपनी है ना, वो अदर कंट्रियों में भी परमिट देती है, ठीक है। वो परमिट आपको जब आपका इशू हुआ है, और भी लोगों का इशू हुआ है, और कंट्री लोगों का वालों का भी हुआ है, फिलीपींस का भी होता है, नाइजीरिया वाले लोग भी होते हैं, बहुत सी कंट्रियां हैं जो लोग परमिट लेते हैं पोलैंड से। वो लोग जल्दी पहुंच जाते हैं, आप इंडिया में अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाते हो। जब आप अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो गए, अभी अदर कंट्री से लोग पहुंच गए पोलैंड के अंदर, जो कंपनी के पास अकोमोडेशन है, जो बिल्डिंग है, हो सकता है कि वो फुल हो गई हो, उन्होंने दूसरा अकोमोडेशन जगह पे ले लिया होगा। अब वो जो अकोमोडेशन लिया है तो उसका लेटर तो आपके पास नहीं है ना। आपको जो अकोमोडेशन लेटर दिया गया है वो दिया गया है वो अकोमोडेशन जो उनके पास पहले दिया था, जो आप अगर वक्त पे जाते तो आप उसमें अकोमोडेशन में स्टे करते, लेकिन आप लेट होने की वजह से आप उस अकोमोडेशन में नहीं जा पाए। आप अकोमोडेशन आपका दूसरे लोग उसमें हैं जो कि अदर कंट्री से आए हैं,
वो अकोमोडेशन आपका कैंसिल हो जाता है, यानी कि अकोमोडेशन नया आ गया। अब वो अकोमोडेशन लेटर आपको बहुत ज़रूरी है वीज़ा के लिए। 8 नंबर क्यों आता है? जब ऑफिसर आपका डॉक्यूमेंट चेक करता है, परमिट चेक करता है, आपका लोकेशन चेक करता है, तो पता चला कि वो लोकेशन फुल है। अभी कंपनी ने दूसरी लोकेशन पास कर दी है, क्योंकि ऑफिसर को तो सब पता चल जाता है ना, कंपनी बता देगी भाई हमारा वो लोकेशन था, अभी वो फुल है, मैंने दूसरी बिल्डिंग ली है। आपको 8 नंबर रिजेक्शन आ जाएगा। 8 के साथ 10 क्यों आता है? 8 में उसमें लिखा हुआ सीधा कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाए अपना स्टे का। और सेम चीज़ें 8, 9, 10 काफ़ी सेम है, मिलती जुलती हैं। 10 में कि आपके ऊपर डाउट है, आप जाके वापस नहीं आओगे। अगर 10 लग गया तो भाई वहीं छोड़ दो, ठीक है, बिल्कुल वहीं छोड़ दीजिए। अभी इसमें एक पॉइंट और डालता हूँ। जब आपका रिजेक्शन होता है ना, अभी ये तो बात हो गई 8 और 10 की। 8 में क्या करना है, आपको अपॉइंटमेंट आने से पहले कंपनी से कांटेक्ट करना है। 8 नंबर रिजेक्शन आता है तो आपका अकोमोडेशन चेक करना है। 8 के बाद अगर 10 है तो छोड़ देना है। अगर 8 के साथ 10 लगा हुआ है तो छोड़ देना। 8 है, खाली सिंगल 8 नंबर है, ट्राई करिए, रीअपील करिए। अगर 10 लगा हुआ है तो छोड़ दीजिए। कर सकते हैं रीअपील, कोई डाउट नहीं है कि भाई इतना किया है तो एक बार और ट्राई। अब रीअपील के बाद क्या है, जब रीअपील करते हैं फिर रिजेक्शन आ जाता है। उसके बाद 1 महीना मिलता है, उसमें केस करना होता है। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने अपनी कंपनी से बात करी, तो वहाँ से कॉल आई मेरे पास, तो उन्होंने मेरे से बात करी। तो इसमें क्या होता है कि उन्होंने एक लॉयर हायर करना होता है, वो केस करता है। मतलब हायर नहीं करना होता, जो कंपनी का बंदा होता है वही करता है। वो केस करना पड़ेगा कि ये बंदा हमको चाहिए, तो फिर वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपका लॉयर कोई और है, कोई और लॉयर किया है, तो इसमें सिस्टम क्या है, सपोज़ करिए एक एग्जांपल देता हूँ, मैं हूँ, मैंने आपको हायर किया, जो भी ये वीडियो देख रहा है मैंने उसको हायर कर लिया, ठीक है। अब परमिट लेट हुआ, रिजेक्शन हो गया। अब आपने क्या किया कि भाई वीज़ा रिजेक्ट हो गया, अब मैं किसी और बंदे से, किसी और लॉयर से बात करके केस करवा देता हूँ। भाई वो अगर केस करेगा तो उसके पास मेरे वर्क परमिट की अथॉरिटी तो नहीं है ना, या तो जो मैंने परमिट दिया है वो अथॉरिटी नहीं है। चलो मान लो वो लॉयर है, गवर्नमेंट से है, लॉयर है, वो गवर्नमेंट से रजिस्टर है, बट उसके पास जॉब भी तो नहीं है। भाई वो बंदे के पास जॉब ही नहीं है, वो आपके लिए केस करेगा भी तो भी रिजेक्ट होगा वीज़ा। छोटी सी बात है ना, समझने वाली बात है, समझ लीजिए आप लोग। जो आपकी कंपनी है, जिस जहाँ से आपको परमिट आया है, वही बंदे को केस करना है, वही बंदे को अपील करना है वहाँ से कि हमें ये बंदा चाहिए और इसके लिए हम केस कर रहे हैं, अदर इसका वीज़ा लगा के दें। अगर आपने किसी और बंदे से, किसी और लॉयर से बात करी, तो उसके पास तो वो सेम जॉब नहीं है, ना ही वो आपको परमिट दिया है, ना वो आपके परमिट पर रजिस्टर है, तो वो पैसे तो ले लेगा। मेरे अभी दोस्त ने मेरे बताया कि 1200 यूरो ले रहा है वो। तो 1200 यूरो तो भाई वेस्टेज हो जाएंगे ना, वो तो उसको तो पता है कि हम तो सिर्फ करेंगे, प्रोसेस करेंगे, बट होना कुछ नहीं है, क्योंकि ना तो उसके पास जॉब है, ना जॉब अथॉरिटी है, आपको उसने हायर भी नहीं किया। लॉयर है बस, सब ठीक है, लेकिन कंपनी का उसका परमिट ही नहीं है, तो आपको वीज़ा कैसे मिलेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई है। तो जो भाई से मेरी बात हुई थी वो भी इस वीडियो को देखेंगे, फॉलो करते हैं मुझे, तो वो समझ जाएंगे। हालांकि मैंने उनको पूरी डिटेल बताई थी, वो समझ जाएंगे इस बात को। भाई यही पॉइंट एयरपोर्ट पे भी होता है। अगर किसी को रोका गया ना, तो ऑफिसर उसी बंदे को बुलाएगा जो परमिट है आपके पास। जिस कंपनी का परमिट है उसी बंदा बाहर चाहिए आपको रिसीव करता हुआ। अगर बाई चांस किसी भी बंदे को एयरपोर्ट पर रोका गया, वार्सो एयरपोर्ट पे किसी भी फॉल्ट से, और बंदे को जब निकलना है बाहर, तो वो ऑफिसर उसी बंदे को बुलाएंगे कि आप ही क्या कंपनी का बंदा आए लेने, तो आपको छोड़ा जाता है। जब एयरपोर्ट से आपको निकलने के लिए आपका बंदा चाहिए, तो फिर दूसरा बंदा आपको हायर करने के लिए केस कैसे कर सकता है? ये बहुत बारीकी पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग फोकस करिएगा। वैसे तो री अपील के बाद कोई करता नहीं है, लेकिन लोगों ने किया है, 3-3, 4-4 बार भी किया और वीज़ा आया है। अब उसमें क्या है भाई, हर बार फीस लगेगी, तो इसलिए कोई करता नहीं है कि इतना पैसा बर्बाद करके क्या फ़ायदा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 4 बार अपील करा, चौथी बार में वीज़ा आया है। ये 100 बात बता रहा हूँ अपनी लाइफ का, एक बहुत मतलब एक होता है ना जो एक्सपीरियंस, कुछ बंदों ने किया ऐसे। 1000 बंदों में 99% तो लोग छोड़ ही देते हैं, बस 1-8% कुछ ऐसा बंदा होता है जो ऐसा करता है, और उसका वीज़ा भी आया है। तो फ्रेंड्स, ये थी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बारीकी की बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। जो भी भाई लोग कर रहे हैं अप्लाई, वो इसको फॉलो करें, और अपॉइंटमेंट जो बीच वाला मामला है रिजेक्शन से पहले वाला, उसको फॉलो करें। और इंशाल्लाह आप लोग के वीज़ा रिजेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी, रिजेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से मैंने जो इसमें आप लोग को बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको कुछ और नॉलेज चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ आपके पास कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट्स पे मैसेज डाल सकते हैं। मैं स्क्रीन पे अभी आपको नंबर डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर रहता है, व्हाट्सएप से आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट्स बॉक्स ओपन है, कमेंट्स डाल सकते हैं। जो भी मैं कमेंट देखूंगा जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं उस पर वीडियो बना के आप लोग को वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज दे दूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को करते हैं ख़त्म। और इंशाल्लाह आप लोग को उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों में। जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम और कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। ताकि उनको सही इन्फॉर्मेशन के लिए भी बंदे बहुत सर्च करते हैं, लेकिन उनको पूरी बात कंप्लीट नहीं मिलती। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आपका दोस्त नौशाद। अल्लाह हाफिज़।